प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सके, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। जोहार। आज के इस सत्र में हम आईकॉम सेकेंड ईयर के अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के बारे में जानेंगे। मैं वाणिज्य के छात्र छात्राओं को यह बताना चाहता हूं कि मैं मुकेश कुमार आप लोगों को अकाउंटेंसी आईकॉम सेकेंड ईयर के बारे में पढ़ाऊंगा। अकाउंटेंसी यानी कि लेखा शास्त्र आप लोग क्लास 11 में भी पहले पढ़ चुके हैं और आप लोग भली भांति अकाउंटेंसी से परिचित हैं कि जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। 11th में आप लोगों ने पढ़ा कि अकाउंटेंसी फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, लेकिन अब हम लोग सेकेंड ईयर में पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन दो प्रकार का होता है, प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैज़ मेन मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, और दूसरा होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, अर्थात ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि समाज और अपने सदस्यों को सेवा प्रदान करना होता है। तो हम लोग आईकॉम सेकेंड ईयर के अकाउंटेंसी के क्लास में यह जानेंगे, या हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो मुख्यतः 3 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। आप लोगों को ब्रीफ में एक बार मैं सिलेबस समझा दूं कि अकाउंटेंसी सेकेंड ईयर के सिलेबस में पार्ट ए में 4 यूनिट है और पार्ट बी में 2 यूनिट है। पार्ट ए में फर्स्ट यूनिट है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो 10 मार्क्स का आता है। पार्ट 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म जो कि बेसिक फंडामेंटल से रिलेटेड है, इसका 5 मार्क्स है। यूनिट 3 रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म that is contains 20 marks and यूनिट 4 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज जो कि 20 मार्क्स का है। ये टोटल 60 मार्क्स होते हैं। पार्ट बी में 2 यूनिट है। यूनिट 1 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि 12 मार्क्स से प्रश्न आते हैं, और यूनिट 2 कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कि 8 मार्क्स से आते हैं। तो बच्चों, मैं सबसे पहले आप लोगों को 12th में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप पढ़ाने जा रहा हूँ। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का पहला चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म बेसिक फंडामेंटल्स। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं 11th में हम लोगों ने पढ़ा अकाउंटिंग फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। उसमें अकाउंटिंग फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है एकाकी व्यापार से संबंधित लेखा। एकाकी व्यापार की अपनी कुछ सीमाएं और असफलताएं थी जिनको दूर करने के लिए पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी व्यापार का जन्म हुआ। साझेदारी का अर्थ होता है जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर किसी व्यापार को करने के लिए सहमत होते हैं और उसमें होने वाले लाभ हानि को आपस में बांटने के लिए एक अनुबंध करते हैं, तो उसे हम साझेदारी व्यापार कहते हैं। साझेदारी व्यापार एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिससे कि टोटल 25 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो बच्चों, अगर आप इस चैप्टर्स को अच्छे से करोगे और मेरे बताए हुए फॉर्मूलाज फॉर्मेट्स को ध्यान से सुनोगे तो आपको 25 में 25 मार्क लाने से कोई नहीं रख सकता है। मैं आपको फिर से बता दूं कि साझेदारी व्यापार
साझेदारी व्यापार एक अनुबंध के तहत होता है। साझेदारी व्यापार में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधानों के तहत यह व्यापार चलता है। सबसे पहले मैं साझेदारी व्यापार की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहला इसकी विशेषताएं होती है कि इसमें कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 साझेदार होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि साझेदारी व्यापार में कम से कम 2 व्यक्ति मिलकर साझेदारी व्यापार शुरू करते हैं और भारतीय अधिनियम इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार साझेदारी व्यापार में अधिकतम साझेदारों की संख्या 50 होती है। हालांकि इंडियन कंपनीज एक्ट इसको 100 तक प्रेस्क्राइब किए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को 100 तक करने का प्रेस्क्राइब्ड है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे 50 तक लिमिट किया हुआ है। जब मैं साझेदारी व्यापार की बात करता हूँ तो इसमें एक अनुबंध भी आता है। तो दूसरी विशेषताएं इसका है अनुबंध, यानी कि साझेदारी व्यापार एक समझौता के तहत चलाया जाता है। क्या आपको पता है कि साझेदारी व्यापार होने के लिए समझौता का होना आवश्यक है कि नहीं? तो इसका आंसर होगा साझेदारी व्यापार को करने के लिए समझौता होना आवश्यक है। अगर मैं पूछूं कि क्या साझेदारी व्यापार को करने के लिए लिखित में समझौता होना का आवश्यकता है, तो आपका आंसर होगा नहीं। साझेदारी व्यापार का समझौता या अनुबंध लिखित और मौखिक दोनों में हो सकता है। अगर साझेदारी अनुबंध लिखित में होते हैं तो इसे पार्टनरशिप डीड यानी कि साझेदारी संलेख कहते हैं, और यदि यह मौखिक में होता है तो यह साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधानों के तहत व्यापार को चलाया जाता है। तीसरा होता है वैधानिक व्यापार। साझेदारी व्यापार को करने के लिए यह अति आवश्यक है कि व्यापार वैधानिक हो। वैधानिक का तात्पर्य है लीगल से, यानी कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर किसी ऐसे काम को करना चाह रहे हैं जो गलत है। सपोज करते हैं कि राम, श्याम, मोहन, रोहन 4 लोग मिलकर आपस में साझेदारी करते हैं कि हम लोग अफीम का बिजनेस करेंगे और उसमें जो भी लाभ होगा वो आपस में बांट लेंगे। लेकिन बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि अफीम का व्यापार करना अनैतिक है, इलीगल है, अतः इसे हम आपस में मिलकर किया जाने वाला व्यापार को साझेदारी व्यापार नहीं कहेंगे, भले ही वह कई लोगों का, व्यक्तियों का समूह हो या आपस में लाभ को बांटने का समझौता ही क्यों न किया हो। अगला इसकी मुख्य विशेषताओं में है लाभ उद्देश्य। साझेदारी व्यापार का उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए। अगर कोई व्यापार बिना लाभ के उद्देश्य का किया जा रहा हो तो उसे हम साझेदारी व्यापार नहीं कहेंगे। अगला पॉइंट है इसमें लाभ का विभाजन। यदि कोई साझेदारी व्यापार है तो वह एक अनुबंध के तहत होता है। उन्हें लिखित या मौखिक में पहले ही यह तय कर लेना होगा कि व्यापार में होने वाला लाभ किस अनुपात में उनके बीच में बांटे जाएंगे। फिर है संचालन। व्यापार का संचालन सभी साझेदारों द्वारा या सभी साझेदार में से किसी एक के द्वारा भी व्यापार को चलाया जा सकता है। इसीलिए कभी कभी हम साझेदारी व्यापार में स्वामी और एजेंट का संबंध भी कहते हैं, अर्थात जो व्यक्ति व्यापार को चला रहा है वह व्यापार के लिए स्वामी भी है और व्यापार की तरफ से एजेंट भी है। इसलिए एक व्यक्ति जो साझेदार है वो फर्म के लिए स्वामी और एजेंट दोनों का ही रोल प्ले करता है। तो बच्चों, मैं एक बार आपको फिर से समझा दूं कि साझेदारी व्यापार की विशेषताएं में पहला होता है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना, दूसरा है प्रसंविदा या अनुबंध का होना, तीसरा है वैधानिक व्यापार, चौथा है लाभ का उद्देश्य, पांचवा है लाभ का विभाजन, उसके बाद है संचालन, स्वामी तथा एजेंट का संबंध। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये पॉइंट अच्छे से याद रहे। अब मैं आपको फिर उसी पॉइंट पर आता हूँ, साझेदारी व्यापार पर। साझेदारी व्यापार में साझेदारों के कुछ अधिकार और कर्तव्य होते हैं। जैसे प्रत्येक साझेदार को फर्म का प्रबंध और संचालन में भाग लेने का अधिकार होता है, फर्म के कार्यों में राय देने का अधिकार होता है, फर्म में की संपत्तियों को पाने का अधिकार होता है, फर्म की लेखा पुस्तकों को देखने का अधिकार होता है। प्रत्येक साझेदार का फर्म की संपत्तियों एवं संयुक्त स्वामित्व का अधिकार होता है।
प्रत्येक साझेदार का अवकाश ग्रहण करने का अधिकार होता है। प्रत्येक साझेदार किसी नए व्यक्ति को अपनी सहमति से प्रवेश देने का अधिकार होता है। अर्थात साझेदारों के कई अधिकार होते हैं। अगर आप इसको किसी भी बुक से ध्यान से पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। साझेदारों के कर्तव्य, जैसे हम बताते हैं कि हर व्यक्ति के कुछ अधिकार होते हैं तो उसके साथ साथ उनके कर्तव्य भी होते हैं। जैसे फर्म की हानि सहने का कर्तव्य, फर्म के कार्यों को बुद्धिमत्तापूर्वक करने का कर्तव्य, अपने हित के हस्तांतरण न करने का कर्तव्य, फर्म के प्रति विश्वसनीयता एवं वफादार रहने का कर्तव्य, और ऐसे ही कई कर्तव्य हैं जो किसी भी पुस्तकों में इसके बारे में बताया गया है। अब मैं आता हूँ साझेदारी व्यापार के अंतर्गत आने वाले विशेषताओं में दूसरा विशेषता प्रसंविदा या अनुबंध। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक साझेदारी व्यापार एक अनुबंध के तहत चलता है। यह अनुबंध लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। अगर साझेदारी अनुबंध लिखित में होता है तो इसे हम पार्टनरशिप डीड यानी कि साझेदारी संलेख कहते हैं। पार्टनरशिप डीड, बच्चों आप इसको अच्छे से याद रखोगे। पार्टनरशिप डीड यानी कि साझेदारी संलेख, साझेदारी संलेख। मैं फिर बता दूं, जहां पर साझेदारी संलेख या प्रसंविदा की बात आती है इसका मतलब होता है कि अनुबंध लिखित में है, और अनुबंध का लिखित में होने का तात्पर्य है साझेदारी फर्म को चलाने से संबंधित जो भी नियम और कानून होंगे वो सारे बातें इस संलेख में लिखी हुई होंगी। जैसे फर्म का क्या नाम होगा, फर्म में कौन कौन साझेदार होंगे, कितने व्यक्ति साझेदार होंगे, फर्म में कौन कितना पूंजी लेकर आएगा, फर्म में कौन कितना व्यापार से आहरण करेगा, किस साझेदार को उसके किए गए कार्यों के लिए लाभ के अतिरिक्त उसे किसी प्रकार का पारिश्रमिक दिया जाएगा, साझेदारों के बीच में लाभ हानि विभाजन का अनुपात क्या होगा, साझेदारों के अधिकार क्या होंगे, साझेदारों के कर्तव्य क्या होंगे, कौन सा साझेदार फर्म को लोन दे सकता है, नहीं दे सकता है, अगर लोन देता है तो उस पर कितना प्रतिशत का ब्याज दिया जाएगा। ऐसी कई बातें जो साझेदारी व्यापार को चलाने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, जिनके बिना साझेदारी व्यापार की कल्पना नहीं की जा सकती है, वो सारी बातें साझेदारी संलेख में लिखी हुई होती हैं। और साझेदारी संलेख में जिन जिन बातों का उल्लेख होता है, साझेदारी फर्म उन्हीं उल्लेखित बातों के अनुसार कार्य करता है। जब हम साझेदारी संलेख की बात करते हैं तो आप बताओ यह लिखित होगा कि मौखिक, तो आपका उत्तर होगा साझेदारी संलेख लिखित में होगा। क्या अगर ये मौखिक में होगा तो आपस में जो समझौता किए गए होंगे मौखिक में, क्या वो लागू होंगे? तो आपका उत्तर होगा कि यह लागू होंगे। लेकिन अगर किस साझेदारों के बीच में किसी तरह का डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, विवाद हो जाते हैं, तो साझेदार इन विवाद को लेकर वो कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। कोर्ट फिर उन साझेदारों के विवादों का निपटारा साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधानों के तहत ही अपना निर्णय देगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत कौन कौन से प्रावधान हैं जो साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होते हैं। तो अब आपके सामने परीक्षा का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया कि साझेदारी संलेख के अभाव में लिखी जाने वाली या मानी जाने वाली बातें। तो प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर हम इसे हिंदी में कहें तो साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाली बातें। इसमें आप ध्यान रखोगे, सबसे पहला पॉइंट होगा प्रॉफिट और लॉस शुड बी शेयर्ड इन इक्वल रेशियो। प्रॉफिट और लॉस शुड बी शेयर्ड इन इक्वल रेशियो। आई रिपीट, प्रॉफिट और लॉस यानी लाभ हानि का विभाजन इक्वल रेशियो यानी कि बराबर बराबर किया जाएगा।
तो प्रोविजन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाली बातों में पहला है कि लाभ हानि का विभाजन साझेदारों में बराबर बराबर अनुपात में किया जाएगा। दूसरा आप याद रखोगे, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is to be charged। इसका मतलब हुआ कि पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। अगर साझेदार पार्टनरशिप डीड लिखित में नहीं है और वो लगाए गए पूंजी पर ब्याज की डिमांड करते हैं तो फर्म के द्वारा उन्हें पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज्ड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी कि इसको हिंदी में कहेंगे आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, नो रेमुनरेशन इज टू बी गिवन टू एनी पार्टनर और पार्टनर्स। एंड फिफ्थ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is to be allowed at the rate of 5% 6% per annum। तो बच्चों आपको ये 5 पॉइंट अच्छे से याद कर लेना है। परीक्षा का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाली बातें। उसमें पहला है प्रॉफिट और लॉस शुड बी शेयर्ड इन इक्वल रेशियो। इसका मतलब हुआ कि लाभ हानि का विभाजन बराबर बराबर किया जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हो 2, 3, 4 में नो 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 लिखा हुआ है। पहला नो मीन्स नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड। कोई साझेदार अगर फर्म में पूंजी लगाया है तो उसके पूंजी पर किसी भी तरह का ब्याज नहीं दिया जाएगा। अगर कोई साझेदार फर्म से किसी तरह का आहरण किया है तो उस आहरण पर ब्याज फर्म के द्वारा नहीं लिया जाएगा। नो रेमुनरेशन इज टू बी गिवन टू एनी पार्टनर। रेमुनरेशन को हिंदी में हम बोलते हैं पारिश्रमिक। पारिश्रमिक का मतलब होता है किसी साझेदार को दिया जाने वाला वेतन, बोनस, किसी तरह का फीस। यह वेतन, फीस, बोनस किसी साझेदार को क्यों दिया जाता है जबकि वह व्यवसाय का मालिक है। तो बच्चों आप इसे एक एग्जाम्पल से समझो कि ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं। ए, बी, सी तीनों ने 2 लाख रुपए का पूंजी लगाया है। उसमें से बी और सी बोला कि हम घर में सोएंगे, सारा काम तुम करो। तो ए बताओ कि उसके अंदर किसी तरह की भावना आएगी कि नहीं आएगी। तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर बी और सी बोलेगा कि हम घर में सोएंगे और ए तुम एक्स्ट्रा काम करो, तो वह बोलेगा कि मैं एक्स्ट्रा काम करूंगा लेकिन लाभ के अतिरिक्त मैं कुछ वेतन या फीस या बोनस के रूप में एक्स्ट्रा भी लूँगा। उसे ही मैं रेमुनरेशन यानी कि पारिश्रमिक हिंदी में कहते हैं। और अगर साझेदारों के बीच में किसी तरह का लिखित समझौता नहीं हो रखा है तो साझेदारी संलेख के अभाव में भले ही बी और सी ने प्रॉमिस किया था कि हम तुम्हें एक्स्ट्रा काम के लिए वेतन देंगे, लेकिन समझौता लिखित में नहीं था तो उसे किसी भी प्रकार का वेतन या पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। यहाँ आप ध्यान देना, लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन से हमारा यहाँ पर तात्पर्य है पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स लोन, अगर ए, बी, सी 3 पार्टनर है, उनमें से कोई एक पार्टनर फर्म को लोन दिया है तो फर्म उसको उसके दिए गए लोन पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज देगा, भले ही
साझेदारी संलेख लिखित में ना हो। मैं एक बार फिर से इसे समझा दूं कि साझेदारी संलेख अगर लिखित में होगा और उसमें किसी साझेदारों के द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज की दर 10% देने की बात कही गई होगी तो हम 10% की दर से ही देंगे, क्योंकि साझेदारी संलेख में 10% की दर लिखी हुई है। लेकिन अगर समझौता लिखित में नहीं है, अर्थात साझेदारी संलेख नहीं है, समझौता मौखिक में है, तब वैसी स्थिति में साझेदारों के द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज हम 6% पर एनम के दर से देंगे, भले ही साझेदारों के बीच में मौखिक में चाहे किसी भी दर की बात क्यों नहीं कही गई हो। यानी कि अगर पहले से समझौता 5% का है, ठीक है, तब भी हम 6% देंगे। अगर समझौता 10% का है लेकिन लिखित में नहीं है, तब भी हम 6% देंगे। तो यह बच्चों, यह एक टॉपिक आप लोगों का समाप्त होता है। मैं अगले भाग में आप लोगों को साझेदारी फर्म में कौन कौन से लेखे किए जाते हैं इसके बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपको पिछला चैप्टर में पढ़ाया, जो कि चैप्टर का नाम था साझेदारी का लेखांकन मूल आधार, और मैंने इस चैप्टर में आपको बताया था साझेदारी किसे कहते हैं, साझेदारी की मुख्य विशेषताएं कौन कौन होती है, और उसमें मुख्य रूप से मैंने डिस्कस किया था कि साझेदारी संलेख यानी कि साझेदारी समझौता लिखित और मौखिक दोनों में होता है। अगर वो लिखित में है तो उसे हम साझेदारी संलेख कहते हैं, ठीक है। और उसमें आपने ये पढ़ा कि साझेदारी संलेख अगर लिखित में है तो व्यापार लिखित समझौते के आधार पर चलेगा, और अगर मौखिक में है यानी कि साझेदारी संलेख के अभाव में 5 बातें लागू होंगी। लाभ हानि का बंटवारा बराबर बराबर होगा, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, साझेदारों के आहरण पर किसी भी तरह का ब्याज नहीं दिया जाएगा, साझेदारों को किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा, और साझेदारों के द्वारा दिए गए ऋण पर 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जाएगा। इतना पढ़ने के बाद आप लोगों के मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर इस चैप्टर में करना क्या है। तो आप लोगों को मैं एक बार रिकॉल करा दूं कि जब आप 11th में पढ़ रहे थे तो आप उसमें ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कि जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। लेकिन वो सभी चीज़ आप लोगों ने पढ़ा था एकाकी व्यापार के लेखांकन से संबंधित। लेकिन अब हम लोग आईकॉम सेकेंड ईयर में लेखांकन हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो साझेदारी का लेखांकन पढ़ेंगे। दोनों में मुख्य रूप से क्या अंतर है मैं आपको समझा दूं। आप अकाउंटिंग फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप में जहां आप जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना सीखे थे, वहीं साझेदारी लेखांकन में भी आप भी इन सभी चीज़ों के बारे में सीखोगे। लेकिन जो मुख्य रूप से अंतर है एकाकी व्यापार के लेखांकन और साझेदारी व्यापार के लेखांकन में, वह अंतर है कि जहां पर हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद सीधा बैलेंस शीट बनाते थे एकाकी व्यापार में, जबकि साझेदारी व्यापार में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना सीखेंगे। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि साझेदारी का लेखांकन में 2 नया अकाउंट आपके सामने जुड़ रहा है। पहला है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लाभ हानि नियोजन खाता, और दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारी पूंजी खाता। फिर उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बच्चों, आपको ये अच्छे से याद हो जाना चाहिए कि 11th में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद सीधा बैलेंस शीट बनाते थे, जबकि 12th में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बीच में 2 नया अकाउंट और जुड़ रहा है, जो कि पहला है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आप सोच रहे होंगे कि 11th में जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट इतना चीज़ बनाते थे, 12th में हमको फिर ये सारा चीज़ बनाना पड़ेगा? तो मैं आपको बताऊं, नहीं। 11th का जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट 12th में आपको नहीं बनाना है।
आपको मान के चलना है ये बना हुआ है। आपसे प्रश्न में P&L अकाउंट के बाद जो बनता है उसे बनाने के लिए कहा जाएगा। और P&L अकाउंट के बाद कौन सा अकाउंट बनता है? तो मैंने आपको बताया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मुख्य रूप से हम इन्हीं दोनों अकाउंट के बारे में इस चैप्टर में सीखेंगे, जानेंगे और पूरी तरह से इस पर आधारित क्वेश्चन का मार्क्स उठाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों आओ मैं आपको सबसे पहले समझा दूं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जस्ट बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है। आखिर P&L अकाउंट के बाद P&L एप्रोप्रिएशन बनाने की आवश्यकता क्यों है। तो आप 11th में पढ़े थे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि लाभ हानि खाता हम व्यापार में होने वाले हानि और लॉस एंड एक्सपेंसेस यानी कि हानि और खर्चों तथा रेवेन्यू यानी कि प्रॉफिट और गेन्स को दिखाने के लिए बनाते थे। उसमें हम सभी तरह का प्रॉफिट, एक्सपेंसेस, लॉस, गेन को दिखाते थे। सभी तरह का बोलने से मेरा तात्पर्य है ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग। जबकि 12th में हम जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, यह अकाउंट हम सिर्फ और सिर्फ लाभों का बंटवारा को दिखाने के लिए बनाते हैं। मतलब एकाकी व्यापार में जो लाभ हानि खाता बनाते थे उसमें आने वाला नेट प्रॉफिट को बांटने के लिए कई व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात वो लाभ कई व्यक्तियों में नहीं बंटता था, क्योंकि एकाकी व्यापार में अकेला व्यक्ति ही व्यापार का मालिक होता था। जबकि साझेदारी व्यापार में मालिक 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं, तो उनके बीच में लाभ का बंटवारा होना चाहिए। और वो लाभ का बंटवारा को अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही दिखा देंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लाभ भी आता है और हानि भी। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम सिर्फ उसलिए बना रहे हैं ताकि लाभ का बंटवारा को दिखा सके, यानी कि लाभ होगा तभी हम उसका बंटवारा दिखाएंगे। अब इसको आप ऐसे समझो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम चार्ज दिखाते थे, यानी कि लाभ पर प्रभार, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम एप्रोप्रिएशन दिखाते हैं, यानी कि लाभ का बंटवारा। तो यहाँ पर फिर आपके सामने 2 नए वर्ड आ गए, चार्ज और एप्रोप्रिएशन। यानी कि चार्ज क्या है, एप्रोप्रिएशन क्या है। इसके लिए आप बोर्ड को देखोगे, मैंने यहाँ लिखा है डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन, यानी कि लाभ पर प्रभार और नियोजन में अंतर। देखो मैं यहाँ पर पहला पॉइंट है नेचर, यानी कि प्रकृति। इट इज एन एक्सपेंस डिडक्टेड फ्रॉम रिवेन्यू, मतलब चार्ज क्या है, या आय में से घटाया जाने वाला खर्च है। एप्रोप्रिएशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, लाभ का विभाजन एप्रोप्रिएशन कहलाता है। सेकेंड वन रिकॉर्डिंग, इट इज डेबिटेड टू P&L अकाउंट, चार्ज को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है। आई रिपीट, चार्ज को P&L अकाउंट में दिखाते हैं, एप्रोप्रिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दिखाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य चार्ज को दिखाने का होता है लाभ या हानि निकालना, डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, और इसका मुख्य उद्देश्य होता है डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को निकालना। आसान शब्दों में आप ऐसे समझो कि चार्ज का मतलब होता है कंपल्सरली किया जाने वाला खर्च। कंपल्सरली किया जाने वाला खर्च से समझो कि मान लो एक फर्म है जिसमें 3 साझेदार है, A, B और C। उनका व्यापार बढ़ रहा है, उन्होंने आपस में सहमति करके D को मैनेजर अपॉइंट किया, और खुदा ना खास्ता उस व्यापार में मान लो कि लॉस हो गया, और लॉस होने के पश्चात वह व्यापार न अपने साझेदारों को लाभ दे पा रहा है और न मैनेजर को ही उसका सैलरी दे पा रहा है। तो आप बताओ कि सबसे पहले बिजनेस छोड़कर कौन भागेगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि आपका उत्तर होगा कि पार्टनर तो व्यवसाय का मालिक है, वो तो लॉस वहन कर सकता है, लेकिन मैनेजर को अगर सैलरी नहीं मिले तो वो लॉस तो वहन नहीं करेगा, तो वह व्यापार छोड़कर भागेगा। यानी कि मैनेजर सैलरी कंपल्सरली दिया जाने वाला खर्च है, यानी कि लाभ हो या हानि हो हमको ये खर्च देना ही देना है। तो जो खर्च अति आवश्यक होता है, देना ही देना है, उसे ही चार्ज कहते हैं, और चार्ज को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। और पार्टनर्स
रेमुनरेशन या पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हम तभी देते हैं जब व्यापार को लाभ होता है। यानी कि लाभ होगा तब हम देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। इसका मतलब जो एप्रोप्रिएशन होगा उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाएंगे। तो अगर सामान्य अर्थों में आप सिर्फ इतना भी समझ लो कि अति आवश्यक खर्च जिसको देना ही देना है उसे चार्ज कहते हैं, और जो लाभ होने के बाद उसका विभाजन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स रेमुनरेशन या ट्रांसफर टू रिजर्व के रूप में होता है उसे हम एप्रोप्रिएशन कहते हैं। और चार्ज को P&L अकाउंट में दिखाते थे और एप्रोप्रिएशन को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। इस प्रकार आप यह एग्जाम्पल्स याद रखो। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर पार्टनर फर्म को लोन दिया है तो उस पर कम से कम 6% की दर से ब्याज देना ही देना है, यानी कि एक कंपलसरी खर्च है, इसलिए इसे चार्ज कहेंगे। रेंट पेड टू पार्टनर, अगर कोई पार्टनर अपना मकान व्यवसाय को चलाने के लिए दिया है तो कल को फर्म को हानि भी हो तब भी उसको रेंट देना ही पड़ेगा, नहीं तो वह साझेदार वह अपना मकान व्यवसाय को चलाने के लिए नहीं देगा, इसलिए रेंट पेड टू पार्टनर भी चार्ज है। मैनेजर कमीशन, मैनेजर को दिया जाने वाला सैलरी, कमीशन, बोनस भी चार्ज है। उसी प्रकार इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, साझेदारों के दिए गए पूंजी पर ब्याज। पार्टनर्स रेमुनरेशन, रेमुनरेशन का मतलब आपको पिछले भाग में बताया था कि इसका अर्थ होता है पारिश्रमिक। पारिश्रमिक मतलब साझेदारों को दिया जाने वाला वेतन, बोनस, फीस, कमीशन। और ट्रांसफर टू रिजर्व, हर व्यवसाय, हर व्यक्ति अपने होने वाले लाभ का कुछ हिस्सा बचा के चलता है। जब अभी आपके सामने स्पष्ट उदाहरण है कि कोविड-19 के समय में जो लोग अपना बचत करके चल रहे थे वो लोग अपने खर्चों का एडजस्टमेंट कर पा रहे हैं, और जिन्होंने बचत नहीं किया था उनके सामने कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। तो व्यापार भी अपने लाभ का कुछ हिस्सा रिजर्व के तौर पर रखता है, लेकिन यह रिजर्व के तौर पर लाभ होने पर ही रखेगा, लाभ नहीं होने पर नहीं रखेगा, अर्थात ट्रांसफर टू रिजर्व भी एप्रोप्रिएशन है। अब यह स्पष्ट है कि साझेदारों को दिया जाने वाला किसी भी तरह का अमाउंट सिर्फ दो चीज़ों को छोड़कर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट पेड टू पार्टनर, बाकी सारा चीज़ एप्रोप्रिएशन है। और ये तीन आइटम, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट पेड टू पार्टनर, मैनेजर कमीशन, चार्ज है, और ये तीन एप्रोप्रिएशन है। अब जैसा कि आप समझ गए होंगे कि हम लोग इस चैप्टर में, इस टॉपिक में P&L अकाउंट के बाद जो दो अकाउंट सीखने वाले हैं, जिसमें से एक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल। तो इस भाग में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है इसके बारे में सीखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का तात्पर्य है एक ऐसा अकाउंट जिसे हिंदी में कहते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। इसमें हम मुख्य रूप से एप्रोप्रिएशन को दिखाते हैं। तो आपसे किसी भी प्रश्न में P&L अकाउंट बनाने को नहीं बोला जाएगा, आपको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को कहा जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम बनाएंगे तो हमारे सम्मुख प्रश्न में कुछ चीज़ें दी हुई होंगी, जिसमें आपको नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ होगा, आपको क्या क्या एप्रोप्रिएशन होगा जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स रेमुनरेशन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें दी हुई होंगी। तो मैं आपको बोर्ड में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनाकर दिखा रहा हूँ, आप इसे देखेंगे और समझेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या लिखते हैं और डेबिट साइड क्या लिखते हैं। मैं आपको फिर बता दूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एप्रोप्रिएशन को दिखाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है डिविजिबल प्रॉफिट, विभाजन योग्य लाभ या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को ज्ञात करना, और इसका मुख्य उद्देश्य है इसमें एप्रोप्रिएशन को दिखाते हुए डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट ज्ञात करना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की आवश्यकता होती है, तो आपको प्रश्न में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए कहा जाएगा।
तो वैसी स्थिति में आप देखो आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसको हिंदी में कहेंगे लाभ हानि नियोजन खाता। उसके नीचे आप फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2021 जो भी प्रश्न में ईयर दिया रहेगा वो लिखना ना भूलेंगे। आप देख रहे हो कि दो साइड है, डेबिट और क्रेडिट। दिस इज ऑल्सो द नॉमिनल अकाउंट। मैं आपको बता दूं कि यह भी एक नॉमिनल अकाउंट ही है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले आप लिखोगे बाय नेट प्रॉफिट। मैं आपको बता दूं, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो ट्रेडिंग अकाउंट में लास्ट में 2 ग्रॉस प्रॉफिट आता है, जिसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हो। फिर जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लास्ट में जो नेट प्रॉफिट आता है तो P&L एप्रोप्रिएशन में उसी तरह से क्रेडिट साइड आप बाय नेट प्रॉफिट लिखोगे। बाय नेट प्रॉफिट में देख रहे हो कि चार्ज घटाया हुआ है, जबकि मैंने आपको अभी बताया था कि चार्ज जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है। लेकिन मान लो कि प्रश्न में मैनेजर कमीशन या रेंट पेड टू पार्टनर या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन में से कोई भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ हो, तो उसके एक एग्जाम्पल के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना बनाकर नेट प्रॉफिट में से ही उस चार्ज को, जैसे मैनेजर कमीशन होगा तो मैनेजर कमीशन घटा देंगे, तो मुझे P&L अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नेट प्रॉफिट होगा ये आफ्टर चार्ज होना चाहिए। आफ्टर चार्ज का मतलब हुआ कि नेट प्रॉफिट में से जो मैनेजर कमीशन, रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन या वैसे सभी खर्च जो कंपल्सरली देना ही देना है, घटाना ही घटाना है, अगर उनमें से एक भी आइटम बचा हुआ रह गया हो, यानी कि जो नेट प्रॉफिट है उसमें चार्ज नहीं घटा है, तो आप यहाँ पर घटा सकते हो। फिर उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे, आहरण पर ब्याज। यह पार्टनर से जुड़ा हुआ एक इनकम है, इसीलिए इसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट साइड लिख रहे हैं। सपोज देयर आर 2 पार्टनर ए और बी, तो मैं ए और बी दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखूँगा। उसके बाद डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। आपको प्रश्न में दिया रहेगा पूंजी पर ब्याज का दर क्या है, उसके हिसाब से पूंजी पर कैलकुलेट करके आप यहाँ दिखाओगे। 2 पार्टनर्स रेमुनरेशन, मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेमुनरेशन का अर्थ होता है सैलरी, फीस, कमीशन, बोनस एक्सेट्रा, उसमें लिखोगे। सपोज करो ए का सैलरी और बी का कमीशन दिया हुआ है, तो आप अलग अलग लिखोगे। ए सैलरी, टू बी कमीशन, अलग अलग लिखोगे। फिर 2 ट्रांसफ़र टू रिजर्व में यहाँ लिखोगे। और क्रेडिट साइड का टोटल में से जब आप डेबिट साइड का टोटल माइनस करोगे तो ये बैलेंसिंग फिगर आएगा। इस बैलेंसिंग फिगर को ए और बी में जो भी लाभ हानि विभाजन अनुपात दिया हुआ होगा उसमें हम बांटकर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इस तरह से आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, जो अगर आप फॉर्मेट याद कर लेते हो तो आगे के प्रश्न बनाने में आपको आसान हो जाएंगे। तो बच्चों, आपने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट आपके सामने है। यह फॉर्मेट आप अगर याद कर लेते हो तो मैं आपको फिर टुकड़ों में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन, पार्टनर्स रेमुनरेशन का कैलकुलेशन बताऊंगा। और ये अलग अलग भाग में आप कैलकुलेशन सीखने के बाद P&L एप्रोप्रिएशन को असेंबल करके आप सीखना या बनाना सीखोगे। इसलिए सबसे पहले आज का क्लास मैंने जो बताया है उसे आप पढ़ोगे, फॉर्मेट को याद करोगे और मेरे अगले भाग के लिए आप प्रिपेयर्ड होकर रहोगे। धन्यवाद। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।